रेखा चित्रों से फ्रोनहोफर विवर्तन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में विवर्तन ग्रेटिंग। विवर्तन ग्रेटिंग देखो, विवर्तन ग्रेटिंग क्या होता है? ये एक प्रकाशीय युक्ति है। विवर्तन ग्रेटिंग एक प्रकाशीय युक्ति है। सर्वप्रथम इसकी रचना जो है वो रोलैंड ने की। रोलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है। सर्वप्रथम विवर्तन ग्रेटिंग की रचना रोलैंड नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। ये एक प्रकाशीय युक्ति है जिसका उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये रोलैंड ने इसको बनाया कैसे था? देखो, समतल कांच की एक प्लेट थी। उस समतल कांच की प्लेट पर उन्होंने हीरे की जो पैनी नोक होती है उससे इस कांच की प्लेट पर इस तरीके से लाइन खींची समान दूरी पर। समतल कांच की प्लेट पर हीरे की पैनी नोक से इस तरीके से लाइन खींची। तो आपको पता है जब कांच पर हीरे की पैनी नोक से लाइन खींचेंगे तो वहां पर कैसा होगा? एक वो बन जाएगा, कैसा पार्ट बनेगा? प्रकाश अवरुद्ध होगा, ऐसा पार्ट बनेगा। ठीक है, और जो इन लाइनों के बीच वाला पार्ट है वो कैसे बिहेव करेगा? स्लिट या रेखा चित्र की तरह। ठीक है, तो ये जो लाइन खींची जाती है वो है पर इंच, 1 इंच में 10,000 से लेकर 15,000 तक। 1 इंच में 10,000 से 15,000 तक लाइनें एक कांच की प्लेट पर हीरे की पैनी नोक से खींची जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं ये लाइनें कितनी पास पास होंगी। ठीक है, तो अब इनके बीच का जो हीरे की पैनी नोक से इनको खोदा गया तो जो खुदा हुआ पार्ट है वो कहलाता है स्लिट के मध्य का भाग, जिसको किससे प्रदर्शित किया था? अपारदर्शी भाग। अपारदर्शी भाग जिसको किससे प्रदर्शित किया था? स्मॉल बी से। और जो दो अपारदर्शी भाग हैं दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? एक स्लिट की तरह व्यवहार करेगी और उसके मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, इस तरीके से जब 1 इंच में 10,000 से लेकर 15,000 लाइनें खींचेंगे तो बहुत सारी स्लिट बनेगी, बहुत सारी स्लिट बनेगी। और उन स्लिट को हम क्या बोल सकते हैं? एंड स्लिट। ठीक है, अब ये कैसे व्यवहार कर रही है ये ग्रेटिंग, जिसको बोला था ग्रेटिंग। ग्रेटिंग कैसे व्यवहार कर रही है? इस पर यदि प्रकाश आपतित कराएंगे तो प्रकाश आपतित होने पर क्या होगा? एंड स्लिट से विवर्तन होगा। ठीक है, तो ग्रेटिंग पर बड़ी जब हम प्रकाश आपतित करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा? जो कि हमें एंड स्लिट से फ्रोनहोफर विवर्तन में मिलता है वही रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा ग्रेटिंग से, और उसी को बोलते हैं हम विवर्तन ग्रेटिंग। ठीक है, तो अभी ये पहले यहाँ पर E+B होता है ग्रेटिंग अवयव या ग्रेटिंग अंतराल। अब देखो, इसमें भी जो ग्रेटिंग होती है वो दो तरीके की होती है। ग्रेटिंग दो प्रकार की होती है। पहली होती है समतल पारगमन ग्रेटिंग। पहली है समतल पारगमन ग्रेटिंग और दूसरी होती है परावर्तन ग्रेटिंग। अब देखो, जो पारगमन ग्रेटिंग है उसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्रकाश क्या होगा? उस ग्रेटिंग से पारगमित होगा, और परावर्तन ग्रेटिंग मतलब उस ग्रेटिंग से प्रकाश परावर्तित होगा। अब पारगमन तो हो सकता है, कांच में से प्रकाश पारगमित हो सकता है। ये कांच की प्लेट है, उस पर इस तरीके से एंड रेखा चित्र बन गए, तो जब इस पर प्रकाश आपतित होगा तो एंड रेखा चित्र से प्रकाश का विवर्तन होगा और पारगमन भी होगा। जैसे आपने एंड स्लिट ली थी, यहाँ पर इस तरीके की एंड स्लिट ही उसमें बन रही है। ये वाला पार्ट क्या है? बी, और स्लिटों के मध्य का भाग ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? ई। ठीक है, इसी तरीके की एंड स्लिट वहां पर बन रही है। तो यहाँ पर जब प्रकाश आपतित होकर विवर्तित होता है और क्या होता है? पारगमित होकर ही तो विवर्तित होता है, और यहाँ पर हमें मिलता है विवर्तन प्रारूप।
यदि हम इस कांच की प्लेट के नीचे वाले पृष्ठ पर सिल्वर पॉलिश कर दें, ठीक है, इस कांच की प्लेट पर नीचे वाले पार्ट पर हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया और ऊपर वाले पार्ट पर हीरे की पेनी नॉक से एंड रेखा चित्र बना दिए, तो जब उस पर प्रकाश आपतित होगा तो नीचे से पारगमित नहीं होगा, प्रकाश कैसा होगा, परावर्तित होगा। तो इसी कांच की प्लेट पर बाकी सभी चीजें सेम है, उसी तरीके से स्लिट बनानी है, बस नीचे वाले पार्ट में क्या करेंगे, सिल्वर पॉलिश कर देंगे, तो प्रकाश क्या होगा, परावर्तित होकर विवर्तित होगा, प्रकाश परावर्तित होकर विवर्तित होगा। विवर्तित कहाँ से होगा, दो स्लिटों से प्रकाश विवर्तित होगा, यानी कि अपारदर्शी भागों के मध्य भाग स्लिट से प्रकाश विवर्तित होकर परावर्तित होगा, तो वो क्या कहलाएगी, परावर्तन ग्रेटिंग, ठीक है। और यदि सिल्वर पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश विवर्तित होकर पारगमित होगा और वो कहलाएगी समतल पारगमन ग्रेटिंग। अब लिखो ग्रेटिंग की परिभाषा। स्टार्टिंग में विवर्तन ग्रेटिंग हेडिंग डाल लो, उसके बाद लिखो यह एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है, यह एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जिसमें बृहद संख्या में समान चौड़ाई के रेखा छिद्र, जिसमें बृहद संख्या में समान चौड़ाई के रेखा छिद्र परस्पर समानांतर दूरी पर स्थित होते हैं, परस्पर समानांतर दूरी पर स्थित होते हैं। इसकी रचना सर्वप्रथम रोलैंड ने की थी, इसका उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, इसका उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। तथा वर्ण विक्षेपण की घटना का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट पॉइंट लेना, समतल पारगमन ग्रेटिंग। कांच की प्रकाशीय रूप से समतल पारदर्शी प्लेट पर, कांच की प्रकाशीय रूप से समतल पारदर्शी प्लेट के पृष्ठ पर हीरे की पेनी नॉक से समानांतर व बराबर दूरी पर, हीरे की पेनी नॉक से समानांतर व बराबर दूरी पर अति निकट बृहद संख्या में रेखाएं खींची जाती हैं, बृहद संख्या में रेखाएं खींची जाती हैं। ब्रैकेट में लिख लेना 1 इंच में लगभग, ब्रैकेट में 1 इंच में
लगभग 10,000 से 15,000, 1 इंच में लगभग 10,000 से 15,000 रेखाएं। जब इस पट्टिका पर, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जब इस पट्टिका पर प्रकाश आपतित किया जाता है तो खींची गई रेखाएं अपारदर्शी होने से उनसे प्रकाश अवरुद्ध होता है। खींची गई रेखाओं से अपारदर्शी होने से उनसे प्रकाश अवरुद्ध होता है, परंतु रेखाओं के मध्य पारदर्शी भाग रेखा छिद्रों के समान कार्य करते हैं, जिनसे प्रकाश पारगमित होकर विवर्तित होता है। इस प्रकार बनी पट्टिका को समतल पारगमन ग्रेटिंग कहते हैं। तथा इसे मास्टर ग्रेटिंग भी कहा जाता है। अब सेकंड पॉइंट लिख लेना, परावर्तन ग्रेटिंग। यदि कांच की प्लेट के स्थान पर सिल्वर पॉलिश या रजत पॉलिश बोल सकते हैं, सिल्वर पॉलिश की हुई कांच की प्लेट प्रयुक्त की जाए, सिल्वर पॉलिश की हुई कांच की प्लेट प्रयुक्त की जाए तथा हीरे की नोक द्वारा समान दूरी पर समांतर रेखाएं खींची जाएं, तब इस पर आपतित प्रकाश परावर्तन द्वारा विवर्तित होता है। इस प्रकार की ग्रेटिंग परावर्तन ग्रेटिंग कहलाती है। इस प्रकार की ग्रेटिंग परावर्तन
नहीं है। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आप याद करना है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम देखो, ग्रेटिंग किस तरीके की व्यवहार कर रही है। एक तरीके से एन रेखा छिद्र है उस स्लिट पर, ठीक है। ग्रेटिंग में क्या हो रहा है कि एन रेखा छिद्र है, इस तरीके से समानांतर एन रेखा छिद्र है ग्रेटिंग में, ठीक है। इस तरीके से उसको देखें तो उसमें समानांतर समान दूरी पर रेखाएं खींची हुई है, जिससे वो एक एन स्लिट की तरह व्यवहार कर रही है ग्रेटिंग। अब जब इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है तो प्रकाश आपतित होगा यहाँ पर, तो वही क्या होगा, एन स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा, ठीक है। एन स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा तो तीव्रता वितरण कैसे मिलेगा हमें, जैसा हमने एन स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन में पढ़ा है उसी तरीके का विवर्तन प्रतिरूप हमें मिलेगा। तो विवर्तन प्रतिरूप में क्या होता है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रथम कोटि के उच्चिष्ट होंगे दोनों, और बीच में क्या होता है n-1 निम्निष्ठ और n-2 द्वितीयक उच्चिष्ट, ठीक है। तो ग्रेटिंग में हम सिर्फ बात कर रहे हैं समतल पारगमन ग्रेटिंग की बात कर रहे हैं, वही ज्यादा काम में ली जाती है। परावर्तन ग्रेटिंग इतना काम में नहीं ली जाती। तो पारगमन ग्रेटिंग में क्या होगा कि प्रकाश आपतित होगा और पारगमन द्वारा विवर्तित होगा। तो विवर्तन प्रतिरूप हमें कैसा मिलेगा, जो हमें एन स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन में मिलता है वही हमें यहाँ पर विवर्तन प्रतिरूप मिलेगा। एक केंद्रीय उच्चिष्ट होगा, उसके बाद दोनों तरफ मुख्य उच्चिष्ट होंगे और उनके बीच में निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ट होंगे। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि द्वितीयक उच्चिष्टों की जो तीव्रता होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1 + n² - 1 sin² बीटा। ये बताया था कि जब n का मान बढ़ता है, n का मान बढ़ेगा तो नीचे क्या है, हर का मान बढ़ रहा है तो टोटल वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिससे क्या होगा द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता कम होगी। अब देखो, जो विवर्तन ग्रेटिंग हम बना रहे हैं उस ग्रेटिंग में तो 1 इंच में 10,000 से 15,000 लाइनें हैं। इसका मतलब वहां पर रेखा छिद्रों की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि वहां पर एन स्लिट जो है वो कितनी है, बहुत ज्यादा है, एन का मान बहुत ज्यादा है। तो एन का मान बहुत ज्यादा होगा तो द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता कैसी होगी, बहुत कम होगी। और जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम में इनकी तीव्रता इतनी कम होती है कि वो हमें अदृश्य दिखाई देते, मतलब दिखाई ही नहीं देते। इनकी तीव्रता इतनी कम होती है कि हमें यहाँ पर कोई द्वितीयक उच्चिष्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मेन बात इसमें ये है कि ग्रेटिंग का जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें हमें सिर्फ केंद्रीय उच्चिष्ट दिखाई देगा, उसके दोनों तरफ मुख्य उच्चिष्ट दिखाई देंगे, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, बीच के निम्निष्ठ और द्वितीयक उच्चिष्ट अदृश्य दिखाई देंगे, क्योंकि निम्निष्ठों की तो तीव्रता ही 0 होती है, वो तो हमें दिखाई देंगे ही नहीं। अब निम्निष्ठों का पता हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि द्वितीयक उच्चिष्टों की भी तीव्रता 0 ही है। द्वितीयक उच्चिष्ट हमें कैसे दिखाई देंगे, अदृश्य दिखाई देंगे जब n का मान बहुत ज्यादा है, और ग्रेटिंग में n का मान ज्यादा होता ही है, रेखा छिद्र वहां पर बहुत ज्यादा है। तो द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता इनकी तुलना में इतनी कम होती है कि वो हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देते। अब इसमें एक बात ये और समझ लेना कि आपने इस एक्सिस पर इंटेंसिटी को लिया, ठीक है, और ये चीज किस चीज को बताती है, ये जो आप ग्राफ बनाते हैं वो किस चीज को बताता है कि इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की इनकी इसके कंपेयर में बहुत कम है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्रीय उच्चिष्ट आपको इस तरीके का मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय उच्चिष्ट इस तरीके का मिलेगा जैसे आपको एक लाइट मिल रही है, जैसे आपने टॉर्च जलाते हैं तो उस जगह पर एक दीप्त बल्ब
है इसके लिए। हाँ, तो देखो इस तरीके से द्वितीयक उच्चिष्टों, एक बात समझ लिया आपने, द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता बहुत कम होती है, हमें केंद्रीय उच्चिष्ट और मुख्य उच्चिष्ट ही मिलेंगे ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ग्रेटिंग में एन रेखा छिद्र होते हैं, तो परिणामी विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता कितनी होगी? एन रेखा छिद्र में परिणामी विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता कितनी होती है? सो रहे हैं सबके सब? I equals to I naught sin square alpha upon phi square। आपको नहीं नींद? हाँ, तो ग्रेटिंग में क्या होता है, एन रेखा छिद्र होते हैं और एन रेखा छिद्रों से फ्रॉनहोफर विवर्तन में परिणामी विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता कितनी होती है? इतनी होती है। इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं एन रेखा छिद्र से फ्रॉनहोफर विवर्तन, और ग्रेटिंग में एन रेखा छिद्र ही पढ़ रहे हैं, तो उसका जो परिणामी विवर्तन प्रतिरूप की तीव्रता इतनी होगी। अब इसमें आप ये कंडीशन लिख सकते हैं कि जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो, थीटा यानी कि क्या होता है, विवर्तन कोण, विवर्तन कोण 0 है, इसका मतलब एन रेखा छिद्रों से लाइट क्या है, सीधे जा रही है। तो इनमें क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, और उससे हमें केंद्रीय उच्चिष्ट मिलता है और जिसकी तीव्रता अधिकतम होती है। तो थीटा टेंडिंग टू 0 पर अल्फा क्या होता है, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेना, यहाँ पर अल्फा कितना है, पाई बाई लैम्डा ई साइन थीटा, तथा बीटा इक्वल्स टू होता है पाई बाई लैम्डा ई प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, जब थीटा टेंडिंग टू 0 है, यानी कि विवर्तन कोण थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा टेंडिंग टू 0 होगा तो अल्फा टेंडिंग टू भी 0, और यहाँ पर भी थीटा टेंडिंग टू 0 है तो बीटा टेंडिंग टू भी 0। तो इस केस में अल्फा टेंडिंग टू 0, जिससे क्या होगा, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 पर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का वैल्यू 1, तथा बीटा टेंडिंग टू 0 पर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, वैसे तो आपने 0 अपॉन 0 हो रहा था अनिर्धारित रूप, फिर आपने डीएल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व किया था, इसकी वैल्यू आई थी प्लस माइनस एन आई थी, कहाँ गया वो, हाँ प्लस माइनस एन आई थी। अब देखो यहाँ पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू 0 पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, I नॉट, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, और इसका वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता कितनी आ रही है, I नॉट एन स्क्वायर, और ये कितना मान है, मैक्सिमम मान है। ठीक है, तो थीटा टेंडिंग टू 0 पर अल्फा टेंडिंग टू 0 होगा, बीटा टेंडिंग टू 0 होगा, और केंद्रीय उच्चिष्ट मिलेगा, और केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम होती है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू I नॉट एन स्क्वायर। अभी पहले इतना लिखो, चलो ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम हेडिंग लिख लिया आपने, उसके बाद लिखो यदि ग्रेटिंग में प्रत्येक रेखा छिद्र की चौड़ाई, प्रत्येक रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल ई, प्रत्येक रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल ई, तथा रेखा छिद्रों के मध्य अपारदर्शी भाग की चौड़ाई स्मॉल बी है, तथा रेखा छिद्रों के मध्य अपारदर्शी भाग की चौड़ाई स्मॉल बी है, तो ग्रेटिंग के तल से थीटा कोण पर विवर्तित प्रतिरूप की तीव्रता I इक्वल्स टू
समीकरण नंबर 1 लिख लो। समीकरण नंबर 1, उसके बाद तो नोट ही कर लो यहाँ तक, समीकरण नंबर 2 तक।